कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे धान के खेतों में सूत्रकृमि की समस्या और इनके समाधान पर। साथ ही भाइयों चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत कपास फसल की देखभाल पर और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में दर्शपर्णी अर्क दवा किस तरह बनावे और इसकी उपयोग विधि पर। साथ ही जो दूसरे समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा और करवाओगे भाइयों का मनोरंजन भी। तो शुरुआत करें भाइयों चर्चा तय धान के खेतों में सूत्रकृमि की समस्या और इसके समाधान पर। किसान भाइयों, पौधों में सूत्रकृमि यानी कि सांप वर्गे बिल्कुल छोटे छोटे जीव जिनकी लंबाई इतनी कम हो है कि जिन हम अपनी नंगी आंखों तक देख भी नहीं सकते। लंबाई की बात करें तो भाइयों 0.2 मिलीमीटर तक 11 मिलीमीटर तक इनकी लंबाई हुआ है और आमतौर पर इनके जो शरीर की बनावट है वो तकिए के आकार की हुआ है, यानी कि जो सिरे हैं वो तो पतले और बीच में तो हैं मोटे। और फसलों में भाइयों सूत्रकृमि जो है ज़्यादातर जमीन में रहकर पौधे की जड़ पर ही आक्रमण कर है और अलग अलग तरह के सूत्रकृमि अलग अलग फसलों में नुकसान पहुँचाए हैं, जो कि इनकी संख्या पर भी निर्भर कर है और बहुत छोटे होने के कारण जो है ज़मीन के अंदर हुए हैं तो इनके लक्षण भी जो है प्रकट नहीं होते, यानी कि किसान भाइयों ने जो है इनके लक्षण दिखाई भी नहीं देते। और अलग अलग तरह की फसलों में ये लाखों रुपए तक का किसान भाइयों ने नुकसान पहुंचाता है। और सीधे तौर पर जो नुकसान है वो है साथ में जो है जो फसल है उसमें अंदर अंदर ही नुकसान जो पहुँचाओ है, जिसकी किसान भाइयों ने कल्पना भी नहीं होती, इस तरह का नुकसान जो है फसल में पहुँचाता है। और सूत्रकृमि में भाइयों जो प्रभावित पौधे वजह हैं उनमें जो दूसरे रोगाणु जिस तरह फफूंद हो गया, जीवाणु है, विषाणु है, वो भी अधिक मात्रा में और आसानीतः आक्रमण कर सके। और सूत्रकृमियों द्वारा पैदा जो लक्षण है भाइयों ज़्यादातर तत्वों की कमी तो उत्पन्न लक्षणों से मिलते जुलते हुए हैं और जिसकी आसानीतः किसान भाई पहचान भी नहीं कर पाते। और आमतौर पर जो किसान भाई है वो सूत्रकृमि की समस्या को जो कीट है बीमारी समझ कर अंधाधुंध जो है कीटनाशक या फिर फफूंदनाशक का प्रयोग करना शुरू करता है। और धान की फसल में भाइयों नुकसान पहुंचाने वाले जो सूत्रकृमि है उनके लक्षण, उन होने वाले जो नुकसान है या इनका नियंत्रण हम किस तरह करें, इसके बारे में किसान भाई ने जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो बात करें भाइयों धान का जड़ सूत्रकृमि। ज़्यादातर जितने भी अनुसंधान हुए हैं उनमें ज़्यादातर पता लग गया कि जो राज्य में धान उगाने वाले जो सभी क्षेत्र हैं उसमें धान की जड़ में सूत्रकृमि की समस्या ज़्यादातर बढ़ती जाने लग रही है। और यह एक घूमन फिरन वाला परजीवी सूक्ष्म कृमि है, सूत्रकृमि है, जो जड़ के अंदर प्रवेश कर जाए है और वहीं पर अपना पूरा जीवन चक्कर निकालता है। और ख़ास तौर पर भाइयों जो सेम वाले क्षेत्र हैं उनमें यह समस्या ज़्यादा देखी जावे है और इसकी सभी अवस्था जो है वो संक्रमणकारी हैं। साथ ही भाइयों जो सूत्रकृमि है जड़ों के अंदर ही खाना शुरू करते हैं और प्रौढ़ बन जाए। और फसल कटने के बाद भाइयों जो सूत्रकृमि है ये धान की जो ठूठ है उसमें रह कर जो दूसरे परपोषी पौधे हैं उन पर जीवित रहे हैं, जिससे प्रभावित पौधे पीले और छोटे रह जाए। साथ ही फुटाव भी कम करे हैं और जो प्रभावित जड़ हैं भाइयों भूरे रंग के धब्बे बनावे हैं और जड़ जो है वो छोटी और गिरवे रंग की हो जाए। और ऐसे पौधों में भाइयों बालियाँ 1 हफ्ते देर निकला है और देर तक ही वह पके हैं। तो इसकी रोकथाम हमने किस तरह करनी है? अगर धान का जो है जड़ सूत्रकृमि है तो उसकी समस्या का समाधान करने खातिर भाइयों हमने पौधशाला में 3 से 4 ग्राम फ्यूराडान 3G प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पौधे की बिजाई के समय डालना है। और अगर किसान भाई ने लक्षण दिखें तो खेत में नजर आवे तो भाइयों पौधे लगाने के 40 से 50 दिन के बाद यह दवा इसी हिसाब से खेत में दोबारा डाल दें। और धान की जो ठूठ है भाइयों उनने कटाई के बाद जला दें या फिर मिट्टी में दबा दें ताकि सूत्रकृमि की जो अवस्थाएं हैं वो सारी की सारी खत्म हो जाए और जो हम अगली फसल ले हुए तो उस तक की सूत्रकृमि ना पहुंच पाए। जो दूसरी समस्या भाइयों धान की फसल में वो है धान का जड़ गांठ सूत्रकृमि, जो उसका नाम ही बताओ भाइयों कि यानी कि जो पौधे है उसकी जड़ में आखिरी छोर पे वो गांठ बना कर हुआ है। और ये सूत्रकृमि भाइयों धान और जो ग्रामीणी कुल की जितनी भी फसल हैं उनमें खरपतवारों की गांठ बना हुआ है और इस द्वारा जो बनाई गई गांठ है वो हुक जैसी दिखाई दे है। और ये सूत्रकृमि भाइयों सब्जी वाली जो फसल है
उन पर नहीं पनप सकते। और इन सूत्रकृमियों से प्रभावित जो धान की फसल है वो छोटी और बहुत कमज़ोर रह जाए है, जिसमें फुटाव भी कम हो है, और जो प्रभावित पौधे हैं उन पर बाड़ियाँ बहुत कम और छोटी नजर आव हैं, जिससे पैदावार में 10 से 30% तक की कमी आ जाए है। और किसान भाई जो है धान की फसल में रोग तय अधिक जो प्रभावित होने वाले खेत हैं उसमें अगर ये लक्षण दिखाई देवें तो मिट्टी का नमूना लेकर उसकी जांच जरूर करवाऊं भाइयों, ताकि समय रहते किसान भाई ने पता लग जाए कि जो मिट्टी है उसमें जड़ गांठ सूत्रकृमि है या नहीं है। और रोकथाम के उपाय की बात करें तो भाइयों गर्मी के मौसम में खासतौर पर जो अभी चल रहा है अप्रैल मई जून का महीना, इसमें खेत में 3 से 4 बार 10 से 15 दिन के अंतराल पर गहरी जुताई जरूर करें। पौधशाला में बिजाई तय 15 से 20 दिन पहला सफ़ेद पॉलीथीन जो कि लगभग 25 माइक्रोन मिलीमीटर आकार की हो उससे ढक दें और अपोषक फसल चक्कर अपनावें। साथ ही भाइयों खेत को जो है खरपतवार मुक्त रखें और सूत्रकृमि से प्रभावित खेत में धान और अनाज वाली फसल ना बोएं। साथ ही भाइयों सूत्रकृमि तो जो प्रभावित पनीरी है उसमें फ्यूराडान 3G ताकत की दवाई ने 7 ग्राम प्रति वर्ग मीटर की दर पर डालना है, तो जो धान की जड़ गांठ या जो सूत्रकृमि समस्या है इस पर समाधान पाया जा सकेगा। तो ये तो करीब भाइयों चर्चा धान के खेतों में सूत्रकृमि की समस्या और उसके समाधान पे। और इब ले भाइयों जानकारी मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 28 डिग्री सेल्सियस। और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 26 डिग्री सेल्सियस। तो भाइयों जो तापमान आज 43 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी कि गर्मी जो है वो अपने चरम पे है। और इस गर्मी के मौसम में जब लू चालन लग रही है तो ऐसे में भाइयों हमने अपना भी ध्यान रखना है, अपने पशुधन का भी ध्यान रखना है। साथ में कोशिश करनी है कि जो सुबह 10 बजे या 9-10 बजे का समय है उससे लेकर 4 बजे तक का जो समय है उसमें हम कम से कम बाहर निकलें। मजबूरी है बाहर निकलना है तो परना है या कोई कपड़ा है उस सर पर जरूर ढक कर निकलें। साथ में पीने का पानी जरूर रखें और कोशिश करें कि भाइयों दिन में जितना भी ज़्यादा हो सके उतना तरल लेवें, पानी जितना पी सके उतना पानी पीवें। और पानी के साथ साथ जो दूसरी तरल चीज़ है, चाहे वो नारियल पानी है, लस्सी है, दही है या फिर नींबू पानी है, किसी भी तरह का जो है हमने तरल जरूर लेना है। और साथ में जो है हल्का खाना खाना है और ध्यान रखना है कि जब भी हम बाहर निकलें तो पूरे शरीर में ढककर बाहर निकलें ताकि गर्मी तय लू तय बचाव करा जा सके। साथ ही जो हमारे पक्षी हैं या जो खुले में जो आवारा जानवर हैं, कुत्ते हैं या गाय हैं जो घूम रहे हैं, उन खातर भी हमने पानी की व्यवस्था करनी है, उनके भी दाने पानी का हमने इंतजाम करना है ताकि वो भी जो है सुरक्षित रहें इस गर्मी के मौसम में। और भाइयों इवले में जानकारी कल के कृषि कार्यक्रम के विषय की, तो कल है भाइयों दिन वीरवार और वीरवार ने किसान वाणी कार्यक्रम में चर्चा करेंगे खेती में AI तकनीक का उपयोग और उसके महत्व पर। और साथ ही भाइयों आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे प्राकृतिक विधि से खेतों में फसल उत्पादन किस तरह बढ़ावें और जानकारी लेंगे कृत्रिम भोजन का मधुमक्खियों के लिए महत्व है। किसानों की पहली पसंद कंबोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध। कंबोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर 120 87 65 यानी 1208765 देख कर ही खरीदें। खर्चा कम उत्पादन ज्यादा, ये है कंबोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813173102। कंबोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है। जलवायु और जल, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु परिवर्तन के कारण कहीं ज्यादा बारिश और बाढ़ होती है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है। इन दोनों से पीने के पानी, सफाई और खेती के लिए पानी मिलना मुश्किल हो जाता है। कोविड-19 जैसे महामारी के दौरान साफ पानी बहुत जरूरी होता है। पानी की कमी से सबसे ज्यादा प्रभावित कम आमदनी वाले समुदाय होते हैं। क्या आप जानते हैं 2020 में दुनिया के 26% लोगों के पास पीने के लिए साफ और सुरक्षित पानी की सुविधा नहीं थी। और इब करवाऊं भाइयों का मनोरंजन, सुने एक रागनी। नैना में ते आंसू पड़ते,
जन बूंद साड़ के झाड़े में। हाँ जिस दम ते मां कहा करे वो सांस नहीं तेरे दाड़े में। नैना में ते आंसू पड़ते बूंद साड़ के झाड़े में। जिस दम ते मां कहा करे वो सांस नहीं तेरे दाड़े में। नैना में ते आंसू पड़ते बूंद साड़ के झाड़े में। काशी जी में करें गुजारा, काशी जी में करें गुजारा। सब घर बार छूट के एक दिन माया बाकी थी उसे ले गया राम लूट के। कोई घड़ी में मर लूंगी मैं सर ने कूट कूट के। कद की देखूं बाट कमर तू कहेगा मात पूछ के। कहेगा मात पूछ के। टूट के मोती पड़ा रेत में, टूट के मोती पड़ा रेत में। जो रहा करे था लाड़े में। नैना में ते आंसू पड़ते बूंद साड़ के झाड़े में। जिस दम ते मां कया करे वो सांस नहीं तेरे धारे में। नैना में ते आंसू पड़ते बूंद साड़ के झाड़े में। माँ कह के हाँ माँ कह के सुत बोलन आला सो कोस पर से। बेटा मर गया मैं रही उतनी इकली की जान डरे से। तेरा पिता काले भंगी के कर्ज का दंड भरे से। मैं बेटा तेरी गैल मरूं जीने ते नहीं सरे से। जीने ते नहीं सरे से। माँ बेटे के लाड करे से, माँ बेटे के लाड करे से। गोटा लाग करे में। नैना में ते आंसू पड़ते बूंद साड़ के झाड़े में। काशी जी में करें गुजारा, काशी जी में करें गुजारा। दिन आंगड़िया गिन के तेरा पिता क्यों कर जीवेगा तेरे मरे की सुन के। जहर भरा तेरी काया में लकड़ होगी तन के। दुनिया तन्ने मारेगी मन बेटा खा लिया जन के। बेटा खा लिया जन के। हाँ काल बली ने तोता बन के, काल बली ने तोता बन के। जब चोंच चबो दिखाड़े में। नैना में ते आंसू पड़ते बूंद साड़ के झाड़े में। करे वो
दोने में ते फूल बिखर के तू सुख निंद्रा सोवे देख पूत तेरी पैरा ने मां मुंधी पड़ पड़ खोवे लक्ष्मी चंद कह बिन सतगुर कौन दाग जिगर के धोवे जाते बेटा बोल पड़े ना तेरी माता जिंदगी खोवे माता जिंदगी खोवे जैसे साहूकार माल न रोवे साहूकार माल न रोवे लकम लगे कि जड़े में नैना में ते आंसू पड़ते खून साड़ के जड़े में सिस्टम ते मकड़ा करे वो सांस नहीं तेरे दारे में नैना में ते आंसू पड़ते खून साड़ के जड़े में। ये तो सुनी भैया नरागणी और गायक कलाकार थे करमपाल। किसानों की पहली पसंद कंबोज एक्सपोर्ट्स के धान बीज अब अनाज मंडी पिपली में भी उपलब्ध। कंबोज एक्सपोर्ट्स के बीज खरीदते समय पैकिंग पर ट्रेडमार्क नंबर 120 87 65 यानी 1208765 देख कर ही खरीदें। खर्चा कम उत्पादन ज्यादा, ये है कंबोज एक्सपोर्ट्स का वादा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 98 131 73102। कंबोज एक्सपोर्ट्स, भरोसे का प्रतीक। दादी की कहानियाँ, पिता की पसंदीदा कविता, माँ के गीत और बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ सुनाई देता है जब बजता है रेडियो आकाशवाणी। 90 सालों से ये सिर्फ रेडियो नहीं, आपकी अपनी आवाज है। आकाशवाणी, सुनते रहें, जुड़े रहें। और किसान भाइयों, इब करें चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत कपास फसल की देखभाल पे। भाइयों, जो पत्ते और जड़ पर लगने वाले मुख्य रोग हैं वो कपास की फसल में ज़्यादातर देखे जाते हैं। और पत्तों पर लगने वाले जो रोग है उसमें पत्ता मरोड़ रोग जो है वो सबसे मुख्य रोग है। इसके बाद भाइयों, कोणदार धब्बों का जीवाणु रोग भी बहुत महत्वपूर्ण रोग है। और जड़ में लगने वाले जो रोग हैं उसमें जड़ गलन और झुलसा रोग मुख्य रूप है। इसके अलावा टिंडा गलन जो कि फफूंद, जीवाणु और कीड़ों के द्वारा फैला है और ख़ास तौर पर ज़्यादा बरसात में ये एक समस्या के रूप में सामना हुआ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो किसान भाई हैं वो इन सब रोगों की पहचान करें और सही समय पर अगर हम पहचान कर पाए तो हम इनकी रोकथाम भी कर पाएंगे। तो पत्तों में जो मुख्य रोग और उनकी हमने रोकथाम किस तरह करनी है, तो जो पत्तों के मुख्य रोग है वो है पैराविल्ट। ये आज के समय में कपास का सबसे मुख्य रोग है भाई। और ख़ास तौर पर ये अगस्त अक्टूबर के महीने में ज़्यादा देखा जावा है। और इसका मुख्य कारण है भाइयों, लंबे समय तक सूखा रहने के बाद एकदम तय बारिश हो जाना या हम खेत में सिंचाई कर दें तो ये समस्या देखी जावा है। और रेतीली ज़मीन में इसका प्रकोप ज़्यादा देखा जावा है। और इस समस्या के कारण भाइयों पौधों के पत्ते जो हैं अचानक मुरझा जाए हैं और पौधे बहुत जल्दी सूखना शुरू करते हैं, जिसके कारण भाइयों पौधा असमय जो है उसकी मौत हो जाए। और इसमें कोई जो रोगाणु है वो शामिल नहीं होता। इस समस्या के लक्षण दिखाई देने पर भाइयों 48 घंटे के अंदर कोबाल्ट क्लोराइड 2 ग्राम हमने 200 लीटर पानी में घोल कर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है। इसके अलावा भाइयों जीवाणु अंगमारी या कोणदार धब्बे का रोग, ये रोग भी भाइयों कपास की फसल का एक मुख्य रोग है। और इस रोग में भाइयों पौधे के सभी भागों पर इसके लक्षण दिखाई दे हैं। और इसके जो मुख्य लक्षण है भाइयों वो है टहनी पर धब्बे, पत्तियां पर कोणदार धब्बे और टिंडों पर भी धब्बे दिखाई देना। और इस रोग के लक्षण भाइयों पत्तों पर कोणदार जो पानीदार धब्बे हैं उसके रूप में दिखाई देंगे और ये गहरे भूरे रंग के होकर किनारे पर लाल या फिर जामुनी रंग के हो जाए। और कदे कदे तो भाइयों आपस में मिल भी जाए हैं और तने पर लंबे या अंडाकार काले रंग के धब्बे बन जाए। और प्रकोप की अवस्था में भाइयों कोणदार जो धब्बे हैं वह शिराओं के आसपास सिमट जाए हैं और इस तरह भाई शिराएं जो है वो काली पड़ जाए हैं, जिसकी वजह से पत्ता सिकुड़ना शुरू हो जाए और पीला पड़कर यह गिर जाए।
इसके साथ भाइयों एक समस्या और है, वो है पत्ता मरोड़ रोग। यो कपास का एक मुख्य रोग है और सबसे पहला भाइयों ऊपर की जो कोमल पत्ती है उन पर इसका असर दिखाई देना शुरू हुआ है। उसके बाद पत्तियां भाइयों ऊपर की तरफ मुड़कर जो चाय पीने वाला कप है उस जैसी आकृति में आ जाए, और कहीं कहीं पर तो भाइयों पत्तियों की जो निचली सतह है या जो निचली तरफ वाला हिस्सा है उसमें नसों पर भी पत्ती के आकार की जो बढ़वार है वो दिखाई देनी शुरू हो जाए, और ऐसे भाइयों पौधे छोटे रह जाए। इन पर फूल, कली और जो टिंडे हैं वो नहीं लगते और इनकी पैदावार जो है एकदम तक रुक जाए, और इसकी उपज जो हम कपास की उपज ले रहे हैं उस पर भी इसका बहुत बुरा असर देखने मिला है। यो रोग भाइयों एक जैमिनी विषाणु द्वारा फैला है और सफ़ेद मक्खी इस रोग ने फैलाने में मदद करे है। तो बीज है, जमीन है या जो छुआछूत है इसके कारण यो रोग नहीं फैलता। यो रोग भाइयों पौधों की किसी भी अवस्था में और किसी भी समय आ सका है, और जब ये रोग आ जाए फसल में तो 80 से 90% तक जो फसल है उसने ये नुकसान पहुंचाता है। और यदि ये रोग फसल की शुरुआती अवस्था में आ जाए तो ज़्यादा नुकसान देखने मिलेगा, और फसल की अगर पछेती अवस्था में आ जाए तो पैदावार पर लगभग कोई असर इसमें नहीं पड़ता। और ये रोग भाइयों अधिक हो वहाँ पर कोशिश करें कि देसी कपास की बुआई करें, क्योंकि देसी कपास में भाइयों यह समस्या नहीं आती, और सफ़ेद मक्खी का पूरी तरह से नियंत्रण अगर हम करें तो इस समस्या से बचाव कर सके हैं। कई तरह के खरपतवार भी इस रोग ने फैलाने में मदद करे हैं, इसलिए भाइयों खेत ने उसके आसपास की जो जगह है, पानी की नाली है, उन्हें बिल्कुल साफ रखें ताकि ये रोग ना फैले। और भिंडी पे भी ये रोग पाया जावा है, इसलिए जहाँ पे ये रोग लगे तो वहाँ पे भिंडी की काश्त ना करें। और इस रोग की रोकथाम खातर भाइयों कोई फफूंदी नाशक इसमें काम नहीं करता। इसके बचाव खातर हमने बस कुछ एक सावधानी रखनी है। एक तो फसल की अगेती बिजाई ना करें, रोग रोधी किस्म का प्रयोग करें, सफ़ेद मक्खी ने नियंत्रित करने की कोशिश करें, और खेत के आसपास भाइयों खरपतवार ने ना पनपन देवें। इसके अलावा भाइयों एक समस्या और है जो कपास की फसल में देखी जावा है, वो है पत्ता छेदक धब्बा रोग। और भाइयों ये रोग जो है वो माइरोथीसियम रोडिडम नामक जो फफूंदी है उसके कारण फैले है, और इस रोग के जो मुख्य लक्षण है वो रोगी पत्ते पर लाल बैंगनी झलक लिए जो है हल्के भूरे रंग की जो फफूंद है उसकी बिंदी के रूप में और धब्बे के रूप में दिखाई देना शुरू हो जाए। और शुरुआत में भाइयों इन धब्बों का आकार पिन के सिर जैसा दिखाई दे हुआ है, और बाद में जब प्रकोप बढ़ा है तो ये धब्बे आपस में मिलना शुरू करता है, और रोगग्रस्त जो पत्ता है भाग है उसमें पत्ते फिर गिरना शुरू हो जाए और पत्तों में भाइयों छेद दिखने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह लक्षण दिखे तो हमने जो तुरंत है इसका समाधान करना है। इसके अलावा एंथ्रेक्नोज यह बीमारी भाइयों पौधे के हर भाग पर पौधे की किसी भी अवस्था में देखी जा सकता है। शिशु पौधे पर लाल लाल धब्बे बढ़ने शुरू हो जाएंगे और जो सारे तने हैं उस पर आराम आराम तक छा जाएंगे, जिससे पौधा मर जाए। और जल जो सिकत है यानी कि जो पानीदार धब्बे हैं वो बढ़ने शुरू हो जाएंगे और अंदर धसे हुए धब्बे बढ़ने शुरू हो जाएंगे, जिसके किनारे लाल रंग के होंगे और बाद में नारंगी रंग का फफूंद जो है बीजाणु इन पर छा जाएगा। और रोगग्रस्त जो टिंडे हैं उन पर भी धब्बे अंदर तक फैल जाए और डोडियों पर जो है गुलाबी पिंड हमने दिखाई देने इसमें शुरू हो जाएंगे। एक और समस्या है वो है दहिया रोग। यो रोग भाइयों देसी कपास में लागा है। जब फसल लगभग पककर तैयार हो जाए और ज़्यादातर कपास पहले ही चुन ली जाए तो मिल्ड्यू के धब्बे पुराने पत्तों की निचली सतह पर छोटे, अनियमित और सफ़ेद कोनेदार दिखाई देने शुरू होंगे। रोगग्रस्त पत्ते जल्दी गिरकर फसल जो है वो ख़त्म होनी शुरू हो जाए। तो कपास की जब हमने ये सारी बीमारी की बात करी है तो इसका उपचार किस तरह करें, तो पौधों को भाइयों भूमि के उत्पन्न होने वाले जो फफूंद है उनमें बीज के रहने वाले जो बीजाणु हैं उन तक बचाव करना है, और उसके लिए भाइयों हमने फफूंद नाशक दवाइयों का सही उपयोग करना है। साथ ही बिजाई के 6 हफ्ते के बाद या फिर जून के अंतिम या जुलाई के पहले हफ्ते में हमने स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 6 से 8 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 600 से 800 ग्राम 1 एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी में घोल कर बनाकर इसका 15 से 20 दिन के अंतराल पे इसका हमने 3 से 4 बार छिड़काव करना है। ये तो भाइयों करी चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत कपास फसल की देखभाल पर। इब ले भाइयों जानकारी प्राकृतिक खेती में दर्शपर्णी अर्क दवा किस तरह बनावे और इसके उपयोग पर। भाइयों दर्शपर्णी अर्क दवा
यह दवा भाइयों सभी तरह की जो रस चूसक कीट हैं और सभी तरह की जो इल्ली हैं उन्हें नियंत्रित करने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और एक बर्तन में भाइयों 100 लीटर पानी भर लें, उसमें 5 लीटर देसी गाय का मूत्र डाल लें और 1 किलो उसमें देसी गाय का गोबर डालकर उन्हें लकड़ी की मदद से अच्छी तरह से मिला लें। उसके बाद भाइयों कुटी हुई 2.5 किलो नीम के पत्ते, उसमें साथ के साथ जो छोटी और जो कोमल डाली है नीम की वह भी डाल सका है। 1 किलो शरीफा के पत्ते, 1 किलो करंज के पत्ते, 1 किलो अरंडी के पत्ते, 1 किलो इसमें भाइयों धतूरा के पत्ते, 1 किलो बेल और आम के पत्ते, 1 किलो पुटुस के पत्ते, 1 किलो बेल के पत्ते, 1 किलो इसमें हमने पपीते के पत्ते डालने हैं, 1 किलो इसमें बबूल के पत्ते डालने हैं, 1 किलो अमरूद के पत्ते, 1 किलो जवा फूल के पत्ते, 1 किलो इसमें भाइयों आकंद के पत्ते, 1 किलो अमरी के पत्ते, 1 किलो गेंदा फूल के पत्ते हमने इसमें मिलाने हैं। और नीम सहित भाइयों कम से कम 10 इसमें हमने यानी कि जो ये औषधीय वनस्पति हैं इनके पत्ते डालने हैं। और इसके साथ भाइयों कूटा हुआ 500 ग्राम हमने तंबाकू का पत्ता, 250 ग्राम तीखी हरी मिर्च की पेस्ट और 250 ग्राम भाइयों इसमें देसी लहसुन की पेस्ट और 100 ग्राम हमने सौंठ पाउडर और 250 ग्राम इसमें हल्दी पाउडर हमने डाल कर मिला लेना है। दिन में 2 बार सुबह और शाम इसमें हमने लकड़ी के डंडे के साथ जो है घोल चलाना है और बारिश और धूप तक बचा कर रखना है। 40 दिन के बाद इसने कपड़े जो मखमल का कपड़ा है उससे छान लें और मिट्टी के मटके में इसने दबाना इसने इकट्ठी कर लें। और इस दवा का स्प्रे भाइयों 30 मिलीलीटर 10 लीटर पानी में घोल बनाकर किसी भी रस चूसक या जो सभी तरह की जो इल्ली है उन पर हम इसका छिड़काव कर सके हैं और सभी तरह के जो रस चूसक कीट हैं या जो इल्ली हैं उन हम नियंत्रित कर सके हैं। यह दवा भाइयों 6 महीने तक हम इस्तेमाल कर सके हैं एक बार बनाकर। तो जो 10 परणी अर्क दवा है यह एक देसी दवा है और एक प्राकृतिक दवा है जिससे हम रस चूसक कीट और जो इल्ली हैं उन हम नियंत्रित कर सके हैं। यानी कि जो रासायनिक दवाई हैं उनका इस्तेमाल करने की बजाय अगर हम प्रकृति की तरफ बढ़ेंगे और प्राकृतिक तरीके अपनाएंगे तो हमारी जो मिट्टी है, जो पानी है और जो हमारा पर्यावरण है वो सुरक्षित रहेगा और साथ ही साथ भाइयों जो हमारी भोजन की थाली है उसमें वो जहर नहीं आएगा। इसलिए हमें प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ना चाहिए। और इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।